दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की महफिल जहां हर बार की तरह सदाबहार नगमों के साथ होंगी कुछ बेहतरीन दास्तानें, तो शुरुआत करता हूं किस्सों की एक झलक से। आज मैं आपको बताऊंगा एक वकील के एक मुंशी के बारे में। एक बात पर यह मुंशी वकील साहब से नाराज होकर उनकी नौकरी छोड़ गया और बाद में बन गया हिंदी सिनेमा की महान हस्ती। कौन था ये, खुलासा करूंगा आज। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा कि फिरोज खान निर्मित फिल्म कुर्बानी के एक गीत बनने की कहानी। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स हमेशा की तरह तुमने पुकारा और हम चले आए, उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे गीतकार गोपाल सिंह नेपाली को, और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न। आज हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा कलाकार है जिसने ज्यादातर फिल्मों में अपने ही रियल नाम के किरदार निभाए हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टर किए उनका नाम वही था जो रियल लाइफ में उस एक्टर का है। तो ये सब होगा आज की महफिल में। तैयार हो आप? तो चलें शुरुआत करते हैं। बात है 1918 की। एक वकील के पास एक मुवक्किल आया, अपना केस बयान किया। केस जानकर वकील ने कहा 100 रुपये फीस लूंगा। मुवक्किल ने भावताव की कोशिश की, वकील नहीं माना, सो उसने 100 रुपये निकाले और वकील साहब के मुंशी के पास जमा करवा दिए। मुंशी ने मुवक्किल से कहा 5 रुपये मुझे भी दे दीजिए। मुवक्किल बोला हरगिज नहीं। तुम्हें क्यों? मैं वकील साहब को 100 रुपये और दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। यह सुनकर मुंशी को आ गया गुस्सा। मुंशी बोला सोच लीजिए अच्छी तरह से, आपके केस के सारे कागजात आखिर मेरे ही पास आएंगे। मुवक्किल ने गुस्से में 100 रुपये निकाले और वकील साहब को दे दिए और कहा इसे भी अपनी फीस समझ लीजिए। मुवक्किल के जाने के बाद मुंशी ने वकील से कहा कि 5% के हिसाब से आपकी फीस में से मुझे मेरे 10 रुपये दे दीजिए। वकील को जीवन में इकट्ठे 200 रुपये पहली बार मिले थे। नियत खराब हो गई और वकील साहब ने मुंशी को उसका कमीशन देने से इनकार कर दिया। इस मुंशी ने उसी वक्त वकील साहब को सलाम किया और नौकरी छोड़कर वहां से चलता बना। वो मुंशी उसके बाद कहां गया? वो गया सीधे बाबूराव पेंटर की फिल्म कंपनी में काम करने, और एक दिन बन गया जीनियस। उस जीनियस का नाम वी शांताराम। कुर्बानी के गीत रिकॉर्ड हो रहे थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिरोज खान को इंदिवर का लिखा हर गाना पसंद आ रहा था, बस एक गाने को छोड़कर। वो गाना कौन सा था? उस गीत से जुड़ा किस्सा बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात है 1979 की। फिरोज खान फिल्म कुर्बानी के गीत रिकॉर्ड करने की तैयारी में लगे हुए थे। फिरोज खान गीतकार इंदिवर को जो भी सिचुएशन बताते, अगले दिन इंदिवर ऐसा गीत लिखकर लाते कि फिरोज खान खुशी से झूम उठते। फिरोज खान ने एक दिन इंदिवर से कहा कि मुझे कैबरे सॉन्ग लिख कर दीजिए। अब मामला उल्टा पड़ गया। इंदिवर जो भी लिख कर लाते फिरोज खान को पसंद नहीं आता, और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। फिरोज खान ने दर्जनों गाने रिजेक्ट कर डाले। मामला लंबा खिंचने लगा तो कल्याण जी आनंद जी परेशान हो गए। उन्होंने फिरोज खान को समझाया कि अगर इस सिचुएशन पर इंदिवर का लिखा गाना पसंद नहीं आ रहा तो किसी और से लिखवा लेते हैं। लेकिन फिरोज खान ने कहा गाना तो इंदिवर ही लिखेंगे। एक दिन आनंद जी ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ मुखड़े बना डालूं, जो पसंद आ जाए तो उसे इंदिवर जी तराश कर देंगे। आनंद जी के दिमाग में एक मुखड़ा आ ही गया। लैला में लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। जब उन्होंने फिरोज खान के सामने ये मुखड़ा सुनाया तो मुखड़ा सुनते ही फिरोज खान खुशी से उछल पड़े और बोले यही तो चाहिए था। अरे यार, इसी की तो तलाश थी। फिर क्या था, ये मुखड़ा इंदिवर साहब को सौंप दिया गया और उन्होंने इस मुखड़े पर एक खूबसूरत डिस्को सॉन्ग लिख डाला जो खूब मशहूर हुआ। लैला में लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से
करेंगे उनके दिल की बात बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम के प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार अनु जी, मैं विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से। बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। आपकी कई फिल्में मैंने कई बार देखी हैं, बार बार देखी हैं और सिर्फ आपके लिए देखी हैं। अनु जी, मैं पूछना चाहता था कि इस बार जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उस पर आपके क्या खास प्लान्स हैं? विकास जी, मेरे लिए तो हर दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी है। मैंने कभी भी मातृभूमि के प्रति समर्पण को, इस भावना को टाइम, प्लेस और ओकेजन में बांधा नहीं है। कोई प्लान नहीं है और हर वो ही प्लान है जो रोज का होता है। मैं सूचना देना चाहता हूं, मैं साधारण सा कलाकार हूं, एक छोटा सा किसान हूं। मेरा अपना खेत है, उस खेत पे रोज तिरंगा लहराया जाता है सर। रोज 15 अगस्त को ही नहीं, रोज लहराया जाता है और पूरे समर्पण, पूरे मान सम्मान और आदर के साथ वो लहराया जाता है मेरे फार्म के ऊपर। और वहां पर एक ग्रेनाइट की एक स्लैब है, उस झंडे के नीचे लिखा हुआ है मराठी में और हिंदी में। मराठी में लिखा हुआ, मनुष्य असणा हे आपले भाग्य, मनुष्य असणा हे आपले भाग्य, परंतु देशभक्त होने हे सौभाग्य। हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु देशभक्त होना सौभाग्य की बात है। और देशभक्त की देशभक्ति, प्रेम और समर्पण किसी तिथि, समय, स्थान की मोहताज नहीं है। हम तो जहां हैं वहीं देश प्रेम। प्रस्तुत है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे गीतकार गोपाल सिंह नेपाली को। गोपाल सिंह नेपाली के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम के प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। प्रस्तुत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज याद करेंगे गीतकार गोपाल सिंह नेपाली को। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के चंपारण रीजन के बेतिया में हुआ था 11 अगस्त 1911 को। गोपाल सिंह नेपाली को बाल्यावस्था से ही साहित्य से लगाव था और उनकी पहली कविता भारत गगन के जगमग सितारे 1930 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित बाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कविता के बाद देखते ही देखते गोपाल सिंह एक चर्चित कवि बन गए और उन्हें निमंत्रण मिलने लगे कवि सम्मेलनों के। गोपाल सिंह नेपाली की कविताओं की उस दौर में बहुत धूम मचने लगी, लेकिन आर्थिक हालत अभी भी ठीक नहीं थी। गोपाल सिंह नेपाली की पत्नी नेपाल के राजपुरोहित परिवार से संबंध रखती थी। यदि वे चाहते तो नेपाल जाकर बहुत बेहतरीन जीवन जी सकते थे, मगर उन्होंने बेतिया में ही रहने का निश्चय किया। 1944 में वो आ गए बॉम्बे, जहां उनकी मुलाकात फिल्मिस्तान के मालिक सेठ तोलाराम जालान से हुई। उन्होंने गोपाल सिंह नेपाली को 2000 रुपये प्रतिमाह पर गीतकार के रूप में नौकरी पर रख लिया। 1945 में नितिन बोस की फिल्म मजदूर में पहली बार उन्होंने गाने लिखे। 1946 में सचिन देव बर्मन ने गोपाल सिंह नेपाली के गीतों को फिल्म 8 दिन के लिए संगीतबद्ध किया। उनका गीत पहले ना समझा प्यार था बहुत लोकप्रिय हुआ। गोपाल सिंह नेपाली के प्रमुख गीत कुछ इस प्रकार हैं। 1953 की फिल्म नाग पंचमी का गीत अर्थी नहीं नारी का संसार जा रहा, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा। 1955 की फिल्म शिवभक्त, इसका एक गीत बार बार नाची। 1959 की फिल्म नई राह का गीत कहां तेरी मंजिल। 1961 की फिल्म जय भवानी का गीत क्षमा से कोई कह दे। 1957 की फिल्म नरसी भगत के गीत ने तो लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
फिल्मों में गोपाल सिंह नेपाली ने 1944 से 1962 तक गीत लिखे। इस दौरान लगभग 60 से अधिक फिल्मों के लिए 400 से अधिक गीतों की संख्या है। गोपाल सिंह नेपाली ने हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स की स्थापना कर 1949 में नजराना, 1951 में सनसनी और 1955 में खुशबू फिल्मों का निर्माण किया। गोपाल सिंह नेपाली को जीते जी वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। अपनी इस भावना को उन्होंने कविता में कुछ इस तरह से उतारा था। अफसोस नहीं हमको जीवन में कुछ कर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मर न सके। 17 अप्रैल 1963 को एक कवि सम्मेलन से लौटते समय बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गोपाल सिंह नेपाली को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका देहांत हो गया। स्वर्गीय गोपाल सिंह नेपाली को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं सेगमेंट में दिल ने फिर याद किया। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से करेंगे उनके दिल की बात। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार अन्नू जी, मैं सरला बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स अलग अलग कल्चर से हैं, क्या इसीलिए आप में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना ज्यादा है? नहीं सरला जी, हाँ मुझे मालूम है, थैंक यू वेरी मच कि आपको पता है कि मेरे माँ बंगाली थी और बाबूजी पंजाबी। नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं है, ना 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 ना, मैं नहीं मानता। बल्कि इस बात को अब मैं दूसरी तरह से रखना चाहता हूं। पिता के साइड से भी देशभक्ति आई और माता के साइड से भी देशभक्ति आई। दोनों तरफ के परिवारों ने आजादी की जंग में भाग लिया, बहुत पहले कुर्बानियां दी, वीरगति को प्राप्त हुए, और मां और बाप दोनों ने जो संस्कार दिए हैं वो दिए हैं कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें ऐसा नहीं है कि बंगाल और पंजाब की वजह से। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये जो ब्रिटिशर्स से कहा करते थे कि पंजाबी और बंगालियों को कभी मिलने मत देना, पंजाब की शक्ति और बंगाल की बुद्धि हमें टिकने नहीं देंगे। अगर आप सेल्यूलर जेल में काला पानी में जाएं तो आप ताज्जुब करेंगे, उन पट्टियों के ऊपर जहां कैद किया जाता था काला पानी की सजा, वहां बहुमत बंगाली और पंजाबियों की है। तो वो तो ब्लड मेरे अंदर है डेफिनेटली। वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार उधम सिंह हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बाल पाल हो, वो ही मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं जिस कल्चर से आया हूं, जिस संस्कृति को बिलोंग करता हूं, वहां पर शहीदों का नाम लेने से पहले लक़ब लगाना जरूरी होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा ही था। हिंदुस्तान के गांव के बच्चे ऐसे ही, टीचर भी ऐसे ही हुआ करते थे, गुरु लोग भी ऐसे ही हुआ करते थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह बोलते थे, भगत सिंह नहीं बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। तो यही चलन था। और देशभक्ति जो है या नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हमारे को सिखाया तो जरूर जाता है कि ये वो देश है जहां विविधता में एकता है। इतने सारे अंचल हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, तो ये एक नहीं कर पा रहे हैं हमें। हम सबको अब भारत माता के लिए एक होना पड़ेगा। घर से निकलो तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, ना जैन, ना बहाई, ना बुद्ध, कुछ नहीं है दम घर से बाहर निकलता हूं। मैं तो वैसे भी नास्तिक हूं और ऐसे भी नास्तिक हूं, लेकिन मैं भारतीय हूं
घर से बाहर निकलता हूं या घर के अंदर रहता हूं, मैं भारतीय हूं, वही मेरा धर्म है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सर्वोच्च भारत माता है। सीधी सिंपल सी बात है। वापस आकर मैं दिल्ली के धर्मपाल गुप्ता के सवाल का जवाब दूंगा। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कलाकार है जिसने अपने नाम के ही किरदार ज्यादातर निभाए हैं। मतलब जो उसका नाम है वही उसके रोल का नाम भी फिल्मों में रहा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। दिल्ली के धर्मपाल गुप्ता ने पूछा है, जानना चाहते हैं उस कलाकार के बारे में जिसने अपने नाम के ही किरदार ज्यादातर निभाए हैं। मतलब जो उनका नाम है वही उनके रोल का नाम भी रखा गया। मुझे जहां तक समझ में आया है वो एक्टर है जिनका नाम है रंजीत। उनकी अधिकतर फिल्मों में उनके रोल का नाम भी रंजीत हुआ करता था। मतलब रियल लाइफ में उनका नाम रंजीत है, रियल लाइफ में भी नाम रंजीत ही रहा उनके कैरेक्टर्स का। उनके इस नाम का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ फिल्म बंधे हाथ में। उसके बाद अमीर गरीब, हाथ की सफाई, हिमालय से ऊंचा, बंडलबाज, धर्मवीर, चलता पुर्जा, अमर अकबर एंथनी, टक्कर, नमक हलाल, शपथ, गिरफ्तार, मेरी जबान, जिम्मेदार, जालिम, आतंक और बुलंदी जैसी लगभग 50 फिल्मों में उनके रोल का नाम वही था जो उनका रियल नेम है, रंजीत। आज के लिए इतना ही। आज्ञा चाहता हूं। उम्मीद है, आशा रखता हूं कि हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम ने आपका दिल बहलाया होगा, सफर कट गया होगा। जिस मंजिल पर भी आप पहुंचे वो मंजिल सुखद हो, खुशगवार हो, शुभ हो, यही मंगल कामना है। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर।